सियासतदान जेल से बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सियासत से अलहदा होने का ऐलान करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो अगर जेल से रिहा होकर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें या पीटीआई छोड़ने का ऐलान ना करें तो उन्हें रिहा नहीं किया जाता। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इन सियासी रहनुमाओं पर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर उनकी पार्टी पीटीआई को छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि यह पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसको एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का सामना है और एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से पीटीआई के कायदीन, पीटीआई के सियासी रहनुमा पीटीआई को छोड़ रहे हैं। तो इसका जवाब है नहीं। आइए हम आपको माजी में लेकर चलते हैं जब जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ ने मार्चिला लगाया था, किस तरह उन्होंने सियासी पार्टियों को तोड़ा, किस तरह माजी में डिक्टेटर सियासी पार्टियों को तोड़ते रहे, लेकिन उनका वजूद आज भी मौजूद है और वो कई बार इक़्तिदार में भी आ चुके हैं। पहले हम बात करते हैं जनरल ज़िया-उल हक के मार्चिला की, तो उसने किस तरह मार्चिला लगाने के बाद पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी पर सख्त क्रैकडाउन किया। उसने मार्चिला लगाने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया। रज़ा कसूरी के एक कमज़ोर कत्ल केस में उनको सज़ाए मौत सुना दी गई। इस पर सितम यह कि फांसी से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने ख़ानदान से मिलने तक नहीं दिया गया और किसी भी रिश्तेदार को भुट्टो का आखिरी दीदार करने नहीं दिया गया। ज़िया-उल हक अपने मुखालफिन को सरेआम कोड़े लगवाया करता था। ज़िया-उल हक ने ऐसे साफ़ियों को जो पीपल्स पार्टी के हक़ में लिखते थे या ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ लिखते थे तो उन्हें पकड़कर सज़ाएँ देता था। जेलें पीपल्स पार्टी के कारकुनों से डरी हुई थीं। भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी जद्दोजहद करने का ऐलान किया, जबकि शाहनवाज भुट्टो और शाहज़ैन भुट्टो ने अफ़गानिस्तान में एक मसल्ह तंजीम शुरू कर दी जिसका नाम अल जुल्फ़िकार रखा गया। भुट्टो के इन बेटों ने कई बार ज़िया-उल हक को कत्ल करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। 1981 को इन्होंने एक त्यारा हाईजैक किया और अफ़गानिस्तान ले गए और इसमें बैठे एक मेजर को गोली मार दी और इसके चंद ही दिनों बाद फ्रांस में शाहनवाज भुट्टो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में नुसरत भुट्टो कारकुनान से मिलने आई तो उन पर भी लाठी चार्ज किया गया। इस लाठी चार्ज से उनके सर पर सख्त चोटें आईं और इस पर सितम यह कि डॉक्टरों को उनको फौरी इलाज करने से रोक दिया गया, जिसका नुकसान उन्हें यह हुआ कि उनके दिमाग पर असर पड़ गया और उम्र के आखिरी हिस्से में उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। उस वक्त का अखबार मसावात जो पीपल्स पार्टी के हक़ में और ज़िया-उल हक के मज़ालिम के ख़िलाफ़ लिखा करता था, ज़िया-उल हक ने उसे भी बंद कर दिया। मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल था। अब बात करते हैं जनरल मुशर्रफ के मार्चिला की। जनरल मुशर्रफ ने 1999 को उन्हीं 4 जर्नलों के साथ मिलकर मार्चिला की कामयाब प्लानिंग की, जिनके साथ मिलकर उसने कारगिल की नाकाम प्लानिंग की थी। मार्चिला लगाने के बाद उस वक्त की दो बड़ी सियासी पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रैकडाउन का निशाना बनाया। मुशर्रफ ने मार्चिला लगाने के बाद मेहमान नवाज शरीफ को कैद में डाल दिया। मुशर्रफ उनको फांसी देना चाहता था लेकिन बाद में अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव की वजह से नवाज शरीफ को सऊदी अरब जिला वतन कर दिया गया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो लंदन में खुद साख्ता जिला वतनी पर भी। जनरल मुशर्रफ ने राजा ज़फ़र-उल हक को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वो हुकूमत बनाएं और उसकी सरबराही करें। जब राजा ज़फ़र-उल हक ने इससे इनकार कर दिया तो जनरल मुशर्रफ ने प्लान नंबर 2 पर अमल किया। जनरल मुशर्रफ ने नून लीग को तोड़कर काफ लीग बनाने का काम शुरू कर दिया। मुशर्रफ के मुखालफिन लिखते हैं कि मुशर्रफ खुफिया इदारों और नैब के जरिए उनके साथियों पर उन पर दबाव डालते थे कि वो अपनी सियासी पार्टी को छोड़कर काफ लीग को ज्वाइन कर लें, जबकि परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में इससे इनकार करते हैं। उस वक्त के चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हफीज़ भी सियासतदानों से एहतसाबी अमल जारी रखने का अहद ले रहे थे। 20 अगस्त 2002 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग कॉफ यानी मुस्लिम लीग कायदे आज़म लॉन्च की और इससे अगले ही दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने LFO ऑर्डिनेंस जारी किया। LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस। इसके ज़रिए अब मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम होगा। अब मुल्क का स्याह सफ़ेद का मालिक सदर होगा, ना कि वज़ीर आज़म। परवेज़ मुशर्रफ ने यह भी ऐलान कर दिया कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा सियासतदान जो
इलेक्शन लड़ने के अहल ना हो, वो किसी सियासी पार्टी की क़ियादत भी नहीं संभाल सकता। इसके ज़रिए परवेज़ मुशर्रफ ने डायरेक्ट बेनज़ीर को निशाना बनाया था, क्योंकि बेनज़ीर को अदालत की तरफ से सज़ा दी गई थी और इसी वजह से उनके कागजात नामज़दगी भी मुस्तरद कर दिए गए थे, जबकि नवाज शरीफ ने इन इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था। उस दौर में अखबारात के ज़रिए भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ सख्त प्रोपेगेंडा किया गया। कार्टून के ज़रिए नाजेबा अल्फाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर के साथ जोड़े जाते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परियों की दास्तान और वगैरह वगैरह। जबकि परवेज़ मुशर्रफ अपनी पार्टी कॉफ लीग की एडवर्टाइजमेंट भी बड़ी अच्छे से कर रहे थे। वो एक अमली नारे के साथ इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले रहे थे। सब दानली और प्रोपेगेंडे के बाद भी जब इलेक्शन हुए, कॉफ लीग इस पोजीशन में नहीं थी कि वो हुकूमत बना सके। MNA की 63 और पीपल्स पार्टी की 81 सीटें थी। कॉफ लीग को अब भी हुकूमत बनाने के लिए 10 मज़ीद वोट्स या सीटें चाहिए थीं। इसके लिए पीपल्स पार्टी में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक में 10 मेंबरान थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को वोट देने से इनकार कर दिया और परवेज़ मुशर्रफ के उम्मीदवार मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को वोट देने का ऐद कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर इन 10 अरकान के साथ एक मसला था। वो मसला आइन की वो शिक थी जिसमें लिखा था कि कोई भी सियासतदान अपनी पार्टी के मुखालिफ अगर वोट देगा तो इसकी असम्बली रुकनियत मअतल कर दी जाएगी। तो यहाँ भी परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी बेपनाह ताकत का इस्तेमाल करते हुए आइन की इस शिक को ही मअतल कर दिया। 22 नवंबर 2002 को कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोटिंग हुई तो कॉफ लीग के मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली 172 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बन गए, जबकि पीपल्स पार्टी के शाह महमूद कुरैशी ने 88 वोट लिए। MNA के मौलाना फजल रहमान ने 63 वोट लिए। 172 वोट लेने वाले मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने एतमाद के 188 वोट लिए। लेकिन दोस्तों, सदर परवेज़ मुशर्रफ और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की ना बन सकी और सिर्फ 19 माह बाद ही ज़फ़रुल्लाह जमाली से इस्तीफ़ा ले लिया गया। ब्रिगेडियर नदीम एजाज की निगरानी में परवेज़ मुशर्रफ ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए। ये बल्दियाती इलेक्शन भी इंतहाई कंट्रोवर्शियल थे, मुतनाज़े थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा चौधरी शजात हुसैन भी ब्रिगेडियर नदीम एजाज पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने इनके सियासी कारकुनान को अगवा किया। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया 2 डिक्टेटर के बारे में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और ज़िया उल हक के बारे में, कि किस तरह उन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए आइन के साथ भी उन्होंने कई बार खिलवाड़ किया। उन्होंने कई बार पाकिस्तान का आइन भी तोड़ा और किस तरह उन्होंने सियासी पार्टियों पर दबाव डाला और किस तरह उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया। तो हमने आपको बताया कि किस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल ज़िया उल हक ने मार्चिल्ला लगाने के बाद सियासी पार्टियों पर क्रैक डाउन किया, किस तरह वो आइन के साथ खिलवाड़ करते रहे, किस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन किया। लेकिन दोस्तों, आपने देखा आज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं। परवेज़ मुशर्रफ की बनाई हुई कॉफ लीग आज तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसी तनाज़र में आप आज के मौजूदा हालात में अगर देख लें तो PTI के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। सियासी रहनुमाओं की वफादारियाँ ज़बरदस्ती जो है तब्दील करवाई जा रही हैं। जो सियासी रहनुमा जेल से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ देता है, उसको तो माफ़ कर दिया जाता है। 9 मई के वाक़यात के बारे में उसको तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन उनको माफ़ नहीं किया जाता जो पार्टी छोड़ने के बारे में ऐलान नहीं करते। तो दोस्तों, इसी बात पर ख़त्म करते हैं कि ये ताकत के बलबूते पर पार्टियां बनाई और ख़त्म नहीं की जा सकती। सियासतदानों को अपनी राह सीधी कर लेनी चाहिए और मुल्क और इस अवाम पर अब उनको तरस खा लेना चाहिए। इस मुल्क और इस आइन की बालादस्ती के लिए अब उनको मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, हमारा सवाल अब आपसे ये है कि क्या ये जो क्रैकडाउन हमने आपके सामने रखा माजी का हालात के बारे में, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इस क्रैकडाउन के ज़रिए PTI को ख़त्म किया जा सकता है? हमें कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर आपने हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की सीरीज़ नहीं देखी तो यहाँ क्लिक कीजिए।